Hello guys, good morning. So today we'll be starting with further new topic, that's Indian hybrid crops. Now we'll be studying certain hybrid crops which belong to India. Now what is hybrid? Hybrid is a organism or a species which has been produced via crossing two selected parents, and hybrid is a organism which has the characteristic feature of both the parents. इसका मतलब हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सिलेक्टेड पेरेंट्स के क्रॉस से प्रोड्यूस होता है और सिलेक्टेड पेरेंट्स के काफ़ी सारे फीचर्स पजेस करता है, काफ़ी सारी क्वालिटीज़ पजेस करता है. हमने ये कल देखा था कि हाइब्रिड कैसे प्रोड्यूस होता है. फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग क्रॉस करते हैं ए और बी प्लांट के बीच में, अगर वी इफ़ वी आर क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स ए एंड बी, तो अगर ए के पास कुछ अच्छी क्वालिटीज़ हैं और बी के पास भी कुछ अच्छी क्वालिटीज़ हैं, जब इन दोनों का क्रॉस प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे पास बनता है एक सी. ये ऑर्गेनिज्म ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास ए के भी बहुत सारे फीचर्स अच्छे वाले हैं, बी के भी अच्छे फीचर्स हैं, और ये क्या बना है? हाइब्रिड. क्योंकि ए और बी को हमने सिलेक्ट किया, पेरेंट्स हमारे सिलेक्ट किए हुए थे, हमने ये क्रॉस करवाया, इसीलिए हमने इसको आर्टिफिशियल क्रॉस या फिर हाइब्रिडाइजेशन बोला है. ठीक है, तो इससे जो प्रोड्यूस होने वाला स्पीशीज़ है वो क्या होगा? हाइब्रिड. ठीक है, अब हम इंडियन हाइब्रिड क्रॉप्स क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज वी आर इंडियंस, वी आर लिविंग इन इंडिया, तो हम लोग अपने देश की क्रॉप्स के बारे में जानने की डिटेल्स रखते हैं, हम जानने के लिए इच्छुक हैं, राइट. तो हम लोग देखेंगे कि वीट और राइस की कौन सी वेराइटीज़ हैं जो एग्जिस्टिंग हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रेट्स पे मार्केट में अभी भी हैं. ठीक है, तो वीट की और राइस की बात करेंगे तो 1960s की ये बात है कि वीट और राइस का प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था. ठीक है, क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज अगेन इन द सेम एरा. ठीक है, एंड नॉर्मन ई बोरलॉग वॉज अ पर्सन जिसने ये सेमी ड्वार्फ वैरायटीज बनाई. किसकी? वीट की. सेमी ड्वार्फ क्या होता है? जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बन रहा है टॉल और ड्वार्फ के क्रॉस से बनने वाला ऑर्गेनिज्म बनता है सेमी ड्वार्फ. ठीक है, जब हम एक टॉल पेरेंट और एक टोटली ड्वार्फ पेरेंट, ड्वार्फ टॉल मीन्स जो बहुत ज़्यादा लंबा है, ड्वार्फ मीन्स जो बहुत ज़्यादा छोटा है, जब हम इन दो पेरेंट्स का क्रॉस करते हैं तो हमें अपकमिंग स्पीशीज जो मिलता है वो मिलता है सेमी ड्वार्फ. ठीक है, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए. सेमी ड्वार्फ वैराइटीज ऑफ वीट दैट इज सोनालिका एंड कल्या सोना, दीज आर नथिंग बट द सेमी ड्वार्फ वैराइटीज. ये नेम्स है वैराइटीज के, आपको याद रखने हैं, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए नेम्स हैं. ठीक है, वो डायरेक्टली पूछते हैं कि डायरेक्टली बताइए नॉर्मन बोरलॉग ने या फिर ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पीरियड के दौरान या उसी एरा में कौन से ऐसे सेमी ड्वार्फ वैराइटीज प्रोड्यूस हुए थे. सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. देन सेमी ड्वार्फ राइस की वैराइटीज भी हैं जिनकी वजह से राइस का प्रोडक्शन बढ़ गया. जैसे सेमी ड्वार्फ बीट की वैराइटीज की वजह से बीट का प्रोडक्शन बढ़ गया था, सिमिलरली सेमी ड्वार्फ राइस की वैराइटीज से राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया था. And they were taken from IR8. What is this IR? IR is nothing but the International Rice Research Institute. Okay, that is basically we are speaking about international research institutes. Okay, so और इसके अलावा ताइचांग नेटिव वन फ्रॉम ताइवान, ये भी एक जगह थी जहाँ से हमने बेसिकली, ताइवान में इंस्टीट्यूट है ये बोल सकते हो आप, वहाँ पर भी इसकी काफ़ी सारी रिसर्च हुई एंड देन इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. मतलब बेसिकली हमने राइस और वीट्स की बहुत अच्छी वैरायटीज़ डेवलप कर ली. वीट की अच्छी वैरायटीज़ है कल्या सोना एंड सोनालिका, और राइस की अच्छी वैरायटीज़ हैं जया, रत्ना, पद्मा, ये जो इंडिया की सेमी ड्वार्फ वैरायटीज़ हैं. ठीक है, नेम से ही हमको समझ में आ रहा है कि डेफिनेटली ये इंडियन वैरायटीज़ हैं. आपको याद रखनी है इंडियन वैरायटीज़, क्योंकि एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि इंडियन सेमी ड्वार्फ वैरायटीज़ ऑफ राइस बताइए, इंडियन सेमी ड्वार्फ वैरायटीज़ ऑफ वीट बताइए. सो यू शुड बी वेरी मच कॉशियस. ठीक है, आपको स्पेलिंग्स अच्छे से पता होनी चाहिए. ठीक है, डोंट राइट एनीथिंग सोनालिका, कल्या सोना, ये सब आपको कन्वर्ट नहीं करनी है स्पेलिंग्स, जैसी टेक्स्ट बुक्स में दी हैं वैसी ही लिखनी है. ठीक है, टॉल और ड्वार्फ पेरेंट्स को जब हम क्रॉस करते हैं तब हम लोगों को सेमी ड्वार्फ वैरायटीज मिलती हैं. ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज शुगर केन प्रोडक्शन. ओके, अब शुगर केन प्रोडक्शन भी पहले जब था तब हम लोग बहुत अच्छे क्वालिटी शुगर केन्स नहीं बना पाते थे, क्योंकि शुगर केन्स जो हैं काफ़ी बार ऐसे बनते थे जो वीक स्टेम वाले थे,
या काफ़ी बार ऐसे थे जो जल्दी से टूट जा रहे थे, मतलब वो फ्लरिश नहीं कर पा रहे थे अच्छे से। और अगर ज़्यादा टाइम तक फ्लरिश नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वो स्टेम का ब्रॉडनेस नहीं बढ़ेगा, ब्रॉडनेस नहीं बढ़ेगा, शुगर कंटेंट कम हो जाएगा, इतना याद रखना है हमको। ठीक है, वी सी मैनी ऑफ द शुगर केन्स विच आर थिन, है ना, पतले जो रहते हैं शुगर केन्स, तो उनमें से ज़्यादा जूस नहीं निकल पाता है, ज़्यादा शुगर नहीं निकल पाता है। बट जो थोड़े से ब्रॉड होते हैं शुगर केन के स्टेम्स, उसमें बहुत ज़्यादा शुगर निकलता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडनेस होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा शुगर केन डिपॉजिट हो चुका होता है। ठीक है, देन सैक्रम बारबरी जो है ये भी एक शुगर केन की वैरायटी है जो नॉर्थ इंडिया की नेटिव है, नॉर्थ इंडिया की वैरायटी है। और सैक्रम ऑफिशिनेरम जो साउथ इंडिया को बिलोंग करती है। ठीक है, देन इसकी सैक्रम ऑफिशिनेरम की क्वालिटीज क्या है कि इसकी स्टेम बहुत थिक रहती है, इसमें हाई शुगर कंटेंट रहता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसको नॉर्थ इंडिया में नहीं ग्रो कर सकते, क्योंकि नॉर्थ इंडिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो उसको फेवर नहीं करती। मतलब जिस ऑर्गेनिज्म को जहां ग्रो होने के लिए कंडीशंस चाहिए वो वहीं ग्रो होगा। ठीक है, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि ऐसे वैरायटीज जिसके पास हाई कंटेंट है शुगर का, थिक स्टेम है, इनको हम नॉर्थ इंडिया में भी ग्रो कर पाएँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ साउथ इंडिया में ही हम लोगों को ऐसा शुगर केन चाहिए, राइट। हम चाहते हैं हर पार्ट में होना चाहिए ऐसा, हर इंडिया के हर पार्ट में ये ग्रो होने चाहिए, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, डिफरेंट वैरायटीज बनाने के लिए हम डिफरेंट क्रॉसेस करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, सैक्रम ऑफिशिनेरम और सैक्रम बारबेरी, मतलब ये जो स्पीशीज का क्रॉस करवाया, और इनका जो बना हुआ हाइब्रिड था, वो हाइब्रिड को जब हमने देखा, उसके पास दोनों की डिजायरेबल क्वालिटीज थी, लाइक डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ बोथ शुगर हाई, थिक स्टेम एंड एबिलिटी टू ग्रो इन नॉर्थ इंडिया। किसकी क्वालिटीज थी, जो सी वैरायटी हमने बनाई। सी कैसे बनाया, ए और बी के क्रॉस से। ए और बी कौन है, ये दोनों ए और बी है। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया, हमने डायरेक्टली ये नॉर्थ इंडिया और ये साउथ इंडिया में क्यों नहीं बनाया, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था, कम प्रोडक्शन हो रहा था, यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने ही एरिया में प्रॉपर प्रोडक्शन होना चाहिए, वरना बार बार ट्रांसपोर्टेशन, और हमें मालूम है कि शुगर केन का जितना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है उसकी वैल्यू उतनी डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि उसका जो शुगर कंटेंट है वो स्पॉइलेज की तरफ जाने लगता है धीरे धीरे, अच्छा शुगर कंटेंट नहीं रहता है, जिसकी वजह से हम उससे शुगर नहीं प्रोड्यूस कर सकते। और जो खराब वाला रहता है वो बाद में यूज आता है मार्केट में जूस प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, वो खराब नहीं होता है बट उससे शुगर नहीं बन सकती, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। ओके, देन ए और बी का हमने क्रॉस किया, मतलब ये और ये सैक्रम बारबेरी और सैक्रम ऑफिशिनेरम हमने इनका क्रॉस किया। डिजायरेबल क्वालिटीज हम लोगों को दोनों प्लांट्स की मिली, किसमें, हाइब्रिड में, जो उसमें थिक स्टेम थी, हाई शुगर कंटेंट था, एबिलिटी टू ग्रो इन नॉर्थ इंडिया, मतलब नॉर्थ इंडिया में भी ग्रो हो सकता था। देन CO419, CO421, CO43453, ये क्या है, कोयम्बटूर में ग्रो की गई शुगर केन्स है, जिसकी वजह से हमने इनको CO से मार्क किया है। ठीक है, ये क्या है, शुगर केन की क्वालिटीज, शुगर केन की वैरायटीज हैं जिसमें हाई शुगर कंटेंट है, हाई यील्डिंग है, आपको ये याद रखनी है। ओके, देन इसमें बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट्स हैं और ये इंडिया में डेवलप हुई है, एंड दैट टू इन कोयम्बटूर। ओके, दैट इज इन तमिलनाडु। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट्स मिलेट्स। मिलेट्स क्या है, मिलेट्स हाइब्रिड मेज वैरायटीज, अगर हम बात करें, ज्वार, बेसिकली ये छोटे छोटे सीरियल्स की बातें कर रहा है। ठीक है, देन मेज, ज्वार, बाजरा, ये सब मिलेट्स में आते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, देन अब हम बात करेंगे तो ये इंडिया में ग्रो होते हैं, और ये वैरायटीज आपको याद रखनी है। गंगा 3, जवार CO12, बाजरा, निफाड़, जिसको हम अलग अलग नेम्स हैं इनके। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये कई बार रीजन की वजह से नेम्स डेवलप होते हैं, कई बार जहाँ ग्रो हो रहे हैं उस जगह पे। और ये हाई यील्डिंग वैरायटीज हैं, ये रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस रहती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट यील्ड कर रही हैं अच्छे अमाउंट में, और ये वाटर स्ट्रेस से रेजिस्टेंट है, मतलब अगर वाटर कंडीशंस प्रॉपर नहीं मिल रही हैं, प्रॉपर मॉइस्चर नहीं मिल रहा है, स्टिल दे कैन ग्रो एंड फ्लरिश। सो इसीलिए ये प्लांट्स का इतना सक्सेसफुल रेट रहा। देन प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट, इसके पहले हमने देखा कि हमने प्लांट ब्रीडिंग किया क्योंकि हमें हाइब्रिड्स का प्रोडक्शन करना था, लेकिन हम और भी रीजन से प्लांट ब्रीडिंग करवाते हैं, दैट इज डिजीज रेजिस्टेंट। पहला, अगर पैथोजन यानी डिजीज कॉजिंग एजेंट फंजाई है, तो कई बार हमने देखा है कि ब्राउन रस्ट ऑफ वीट, मतलब वीट के प्लांट की जो भी पेटल्स, पत्तियां होती हैं, नॉट द पेटल्स, पत्तियां होती हैं, उनके ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं, दैट इज ब्राउन रस्ट।
रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये तो देखा है हमने, शुगर केन के ऊपर रेड रेड कलर के रॉट्स होते हैं, मतलब धब्बे होते हैं। दैट इज नथिंग बट द प्रॉब्लमेटिक, मतलब डिजीज है वो प्लांट को। ठीक है, क्या ये हमको होगा? नहीं होगा डेफिनेटली। हमने अगर ऐसा जूस पिया, वैसे भी शुगर केन वाला कट ही करता है, बट अगर पैसा आ भी गया, हम लोगों की बॉडी में वो एक्सप्रेसिव नहीं है। ओके, देन लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पोटैटो के पूरे ट्यूबर्स को, ट्यूबर्स आर नथिंग मतलब स्वलन पार्ट्स, ठीक है, जो भी स्वलन पार्ट्स हैं वो सब अफेक्ट हो जाते हैं, पूरे लीव्स वगैरह भी काफी ज्यादा अफेक्ट होता है। दैट इज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। बैक्टीरिया ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स, बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से ब्लैक कलर के रॉड्स देखने मिलते हैं, धब्बे, रॉट मीन्स धब्बे, ठीक है, ऑफ क्रूसीफर्स। क्रूसीफर्स मीन्स ऐसे प्लांट्स जो क्रूसीफरी सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, जैसे कि कैबेज हो गया, ठीक है, देन कॉलीफ्लावर हो गया, देन ब्रोकली हो गया, ये सारी स्पीशीज जो हैं, इनके ऊपर हमने घर में भी देखा है कई बार, जो कॉलीफ्लावर के ऊपर काफी सारे ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं, इसका मतलब वो इन्फेक्टेड है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है उसको। देन वायरसेस, कई बार टोबैको मोजियाक वायरसेस, मोजियाक इज नथिंग बट अ स्पॉटिंग पैटर्न। फॉर एग्जांपल अगर ये एक लीफ है तो उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे ऐसे स्पॉट्स आ जाते हैं, दैट इज अ मोजियाक पैटर्न। एक पैटर्न में स्पॉट्स का आना, दैट इज कॉल्ड एज अ मोजियाक पैटर्न, ठीक है। जैसे हम ड्राइंग करते हैं तो कोई एक पैटर्न में करते हैं, सिमिलरली मोजियाक इज अ पैटर्न इन विच देयर इज स्पॉटिंग, मतलब स्पॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं पर एक पैटर्न में होता है वो, ठीक है। इट लुक्स लाइक अ डिजाइन अ बिट, ओके। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग क्यों प्लांट्स को ब्रीड करवाना चाहते हैं? क्योंकि हमें प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट चाहिए, प्लांट्स को डिजीजेस नहीं होने चाहिए, ये सारे हम इनको डिजीज रेजिस्टेंट बनाना चाह रहे हैं। Objective of breeding is to develop inherent quality in plant to prevent the pathogen from causing disease. Now, what does this statement mean? This is a very important statement. प्लांट ब्रीडिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग डेवलप करना चाहते हैं इनहेरेंट क्वालिटी। इनहेरेंट मीन्स खुद के ही अंदर, प्लांट की खुद के अंदर ही ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो पैथोजन के इन्फेक्शियस कॉजिंग एजेंट से बच पाए या पैथोजन से बच पाए। बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि हम प्लांट में ऐसी क्वालिटीज प्रोड्यूस करें, इनहेरेंट क्वालिटीज डाल दें। इनहेरेंट मीन्स उसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्वालिटी डालें, जेनेटिक चेंजेस करके, जिसकी वजह से उसके पास डिजीजेस से और पैथोजन से खुद को बचाने की शक्ति होनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, ठीक है। टेक्निक्स क्या क्या यूज हो रही हैं? तो हम इसमें बेसिकली नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस करते हैं, मतलब क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, क्रॉसिंग करवा रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अब हम क्रॉप वैरायटीज की अगर हम बात करते हैं तो क्रॉप्स वैरायटीज और रेजिस्टेंट टू डिजीजेस, मतलब हमने बताया कि क्रॉप कौन से हैं, उनकी वैरायटीज कौन सी वाली हैं, कौन सी वैरायटीज मीन्स उनकी कौन सी वैरायटीज ग्रो हो रही हैं एट प्रेजेंट, और उनके अंदर हमने क्या क्या डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स को डेवलप कर दिया, ठीक है। तो अगर हम वीट की बात करते हैं तो वीट में हमारी जो वैरायटी है वो है हिमग्री, और हिमग्री में लीफ और स्ट्राइप रस्ट एक डिजीज से हमने रेजिस्टेंस करवा लिया, मतलब उसके इनबिल्ट जीन्स हमने वैसे बनाए, कैसे बनाए? क्रॉसिंग करवाई। और हिलबंट, ठीक है। अब लीफ या फिर स्ट्राइप का मतलब भी क्या है? बड़ी सी पतली और उसके ऊपर रस्ट क्या जैसे आना, ऐसे बड़े बड़े धब्बे आ जाना, बहुत सारे ऐसे ब्राउनिश कलर के धब्बे आ जाते हैं। आप एक बार गूगल कर लेंगे तो आपको इमेजेस दिखेंगे कि ब्राउन कलर के ऐसे स्ट्रक्चर्स आते हैं। हिलबंट, हिल के समान बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखने लगता है ये इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। देन ब्रासिका, ब्रासिका में पूसा स्वर्णिम एक वैरायटी है जिसमें व्हाइट कलर की रस्ट आती है, मतलब प्लांट के ऊपर जैसे ये ब्राउन कलर की रस्ट आ रही थी वैसे वो व्हाइट कलर की रस्ट आने लगेगी। रस्ट मीन्स जैसे जंग नहीं लग जाती है हमारे आयनिक मटेरियल्स पे, सेम रस्टिंग भी यहाँ पे वही होती है, फैलती जाती है, ठीक है। कॉलीफ्लावर पूसा शुभ्रम, इसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स तो हमने देखे हैं, दैट इज ब्लैक रॉट या फिर कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट, मतलब जो भी इसका स्वलन प्लांट है वो भी अफेक्ट होगा, ठीक है। देन चिली पूसा सदाबहार, सदाबहार हमने चिली का नाम सुना है साइंटिफिकली, है ना, कई बार जो पैकेट्स रहते हैं उसके ऊपर भी लिखा रहता है सदाबहार चिली, है ना, क्योंकि वो साइंटिफिक वैरायटी है, बहुत ज़्यादा ग्रो होती है। देन चिली मोजियाक वायरस, अभी बताया मोजियाक क्या होता है? पैटर्न में स्पॉट्स होना, ठीक है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही स्पॉटिंग्स देखने को मिलती है, रियली बैड, ओके, एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही हमको स्पॉटिंग्स देखने मिलती है। टोबैको मोजियाक वायरस या फिर लीफ कर्ल, टोबैको मोजियाक वायरस मीन्स टोबैको के प्लांट्स पर भी पैटर्न के हिसाब से स्पॉटिंग्स दिखती हैं, दैट इज मोजियाक पैटर्न। मोजियाक मीन्स नथिंग बट अ पैटर्न, ठीक है। लीफ कर्ल, लीफ कर्ल क्या होता है? पपाया में देखने मिलता है लीफ कर्ल, कई बार पत्तियां जो है ना वो कर्ल हो जाती है, ऐसी खुली ना रहते हुए कई बार ऐसे फ्लैप्स हो जाते हैं लीफ, मतलब दिख ही नहीं पाती है, इतनी बड़ी पत्ती ऐसे छोटी सी
ऐसे हो जाती है, जिसका मतलब जो पत्ती है वो कर्ल हो चुकी है, ठीक है। सॉरी। देन म्यूटेशनल ब्रीडिंग, कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट इज म्यूटेशनल ब्रीडिंग, ओके। म्यूटेशनल ब्रीडिंग में क्या होता है, बेसिकली म्यूटेशन है क्या? म्यूटेशन इज नथिंग बट अ सडन परमानेंट चेंज in the genotype resulting again in the changes in the phenotype and this is caused naturally। मतलब म्यूटेशन क्या है, एक प्रकार का सडन चेंज है, सडनली बहुत बड़ा चेंज आ गया और ये हेरिटेबल है। मतलब अगर एक प्लांट को हुआ, डेफिनेटली उससे आने वाले जो भी स्पीशीज होंगे उनमें भी ये डेवलप होगा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। जीनोटाइप मीन्स जेनेटिकली चेंजेस आ गए, ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट में अब ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। डिजीज अगर प्लांट में एक बार आ गए और हमने उसको रिमूव नहीं करा, डिलीशंस नहीं किए हाइब्रिडाइजेशन से, तो देयर इज अ चांस कि हमारी जो हाइब्रिड स्पीशीज आएंगी उनमें भी ये डिजीज आ सकता है। एंड हम चाहते हैं डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज, नॉट डिजीज फुल ऑफ डिजीज वैरायटीज, राइट। सो अब म्यूटेशन क्या होता है, जब सडनली चेंज हो जाता है कोई एक जीन्स में। अब ये कब होता है सडन चेंज? क्योंकि कोई म्यूटाजेनिक एजेंट्स होते हैं, मतलब कोई एजेंट्स होते हैं जो म्यूटेशन करवाते हैं, ठीक है, खुद ब खुद नहीं होता है, कोई ना कोई एजेंट चाहिए जिसकी वजह से चेंज हो जाएगा ये जेनेटिकली, ठीक है। अब वो एजेंट्स कैसे हो सकते हैं? नेचुरल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकता है, ठीक है। नेचुरल में क्या क्या हो सकता है? हाई टेम्परेचर आ गया, एक्सेस CO2 का कंसंट्रेशन आ गया, ठीक है। एक्सरेज, यूवी रेज, एक्सरेज में जो लोग एक्सरेज सेंटर्स में काम करते हैं, अगर उनकी बॉडीज में बहुत ज़्यादा एक्सरेज एक्सपोज हो रही है उनकी बॉडी, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो हम लोगों को सन से ऑलरेडी आ रही हैं, मतलब एक्सेसिव देर इज अ प्रॉब्लम अगर म्यूटेजन आ गया, तो दीज आर द नेचुरल म्यूटाजेंस, ठीक है। देन कमिंग टू केमिकल म्यूटाजेंस इज अगेन नथिंग बट द केमिकल्स। नाइट्रस एसिड्स हो गया, EMS हो गया, दैट इज एथिल मिथाइल सल्फेट, मस्टर्ड गैस हो गया, कॉल्चिसिन हो गया, ये सब क्या है? ये केमिकल म्यूटाजेंस है, मतलब ये लोग केमिकल से हम लोगों को म्यूटेशंस करवा सकते हैं, ठीक है। और हम कई बार करते ही हैं, ये केमिकल्स दे करके हम लोग इनमें म्यूटेशंस लाते हैं, चेंजेस लाते हैं। सीड्स को हम लोग इरेडिएट करते हैं विथ कोबाल्ट 60, यूवी बल्ब्स एंड एक्सरे। सीड्स जो है हम उनको रेडिएशंस देते हैं, ये सारी चीज़ों के, ताकि हम लोग उनमें म्यूटेशन करवा सकें। अच्छा, हम म्यूटेशन क्यों करवाना चाहते हैं? क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि क्या म्यूटेशन से इतने जेनेटिक चेंजेस हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो क्या हम उसको प्रॉफिटेबल लेवल पे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो हम ये सारी चेंजेस करते हैं। बट म्यूटेजेंस जो हैं वो क्या करते हैं? म्यूटेशन तो कर देते हैं जीन में, लेकिन वो क्रोमोसोमल एबरेशंस भी करते हैं। क्रोमोसोमल एबरेशन मीन्स नथिंग बट क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स में अगर डिफेक्ट्स आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल एबरेशंस। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। देन ट्रीटेड जो सीड्स हैं, मतलब जिसको हमने ये रेडिएशन दिए, अब हमने उसको स्क्रीन किया कि उनमें कई बार रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, क्योंकि हम इनमें जेनेटिक लेवल पे चेंजेस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इनमें डिजीज रेजिस्टेंट हो जीन्स, तो पेस्ट रेजिस्टेंट, हाई यील्ड कंटेंट, हम ये सारे जीन्स के लिए अब इसको हम स्क्रीन करते हैं, डायरेक्टली इसको खेत में उगाना नहीं शुरू करते। क्यों? क्योंकि अगर ये एक वैरायटी प्रोड्यूस हो गई और शायद इसमें डिजीज आ गया, तो ये हमारे पूरे के पूरे खेत को बर्बाद कर सकती है, जिसकी वजह से हम इसको प्रॉपर स्क्रीनिंग करते हैं, चेकिंग करते हैं। एग्जाम्पल, जगन्नाथ वैरायटी ऑफ राइस, NP 836 वैरायटी ऑफ व्हीट, इंदौर 2 वैराइटीज ऑफ कॉटन। ये सारी क्या है ना, ये सारी वैराइटीज़ हैं, ये आपको याद रखनी है। रेजाइना 2 वैरायटी ऑफ कैबेज, ये सारी क्या वैराइटीज़ रेजिस्टेंट प्रोड्यूस हो चुकी हैं, ठीक है। देन प्लांट ब्रीडिंग का यूज़ इन डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, मतलब हमने डिजीज रेजिस्टेंट तो किया, लेकिन इंसेक्ट्स हैं बहुत सारे जो आकर के हमारी खेती को बर्बाद करते हैं, बहुत सारा खेती खा लेते हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स हर्बीवोर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी खेती को स्पॉइल करने लगते हैं। तो हम लोग ऐसा जीन बनाए प्लांट में कि वो इंसेक्ट से भी रेजिस्टेंट है ना, मतलब ऐसा जीन जो इंसेक्ट्स को मार गिराए, ठीक है, अगर वो इंसेक्ट्स आ रहे हैं और हमारी खेती को खराब कर रहे हैं। वरना इससे क्या होगा, अगर रोका नहीं गया इंसेक्ट्स को, तो इंसेक्ट्स हमारी पूरी की पूरी खेती को खराब कर देंगे। तो इसीलिए हम लोगों को ऐसे जीन्स इंट्रोड्यूस करने हैं जो इंसेक्ट्स को मार पाए, ठीक है। तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी डेफिनेटली इंप्रूव हो जाती है अगर हम लोग ने इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन बना करके प्लांट में डाला, या फिर हमने हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन अगर नहीं करवाया तो देयर इज लॉस इन अगेन दिस क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है। देन रेजिस्टेंस कैन बी डेवलप बाय मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, अगर हमने इंट्रोड्यूस कर दिए, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं? हेयर्स अगर डेवलप करवा दिए प्लांट में, जिससे क्या होगा, इंसेक्ट्स फंस जाएंगे लीव्स के बीच में और हेयर्स के बीच में, जिसकी वजह से वो हमारे
प्लांट्स को अफेक्ट नहीं कर सकते और वो मर जाते हैं, वहीं के वहीं फंस जाते हैं। तो देन वेक्टर से रेजिस्टेंस, वेक्टर क्या होता है? डिजीज को ट्रांसमिट करने वाला एजेंट, एक पोस्टमैन की तरह यहाँ से वहाँ ले जाने का काम करता है। तो वेक्टर को अगर हमने लिया तो हमारा जो वेक्टर है उसको ही रोक दिया, अगर हमने वेक्टर से रेजिस्टेंट जीन्स डेवलप कर दिए जिसकी वजह से डिजीज ट्रांसमिट नहीं होगी, क्योंकि डिजीज जो है वो ट्रांसमिटिंग ऑर्गेनिज्म है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक का डिजीज ले जाते हैं। देन सीरियल लीफ बीटल्स, बीटल्स तो हमने कई बार देखे भी हैं, ठीक है, ब्लैक बीटल्स भी होते हैं, एक्सेट्रा। देन सॉलिड स्टेम इन वीट इज रेजिस्टेंट टू स्टेम बोरर्स, मतलब जो स्टेम है वीट की अगर वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो रेजिस्टेंट रहती है स्टेम बोरर्स को। स्टेम बोरर्स मीन्स जो स्टेम में गड्ढे कर देते हैं, स्टेम को बिल्कुल अंदर से खोखला कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेम बोरर। स्टेम को बीच से बोर करते हैं, बोर मीन्स जैसे हम लोग घर में बोरवेल डिग करवाते हैं, तो हम करते क्या है, उसको डीप इनसाइड द लैंड डिगिंग करवाते हैं। सेम ये इंसेक्ट भी वही रहते हैं जो स्टेम में बोरिंग करते हैं, मतलब स्टेम को पूरा अंदर से खोखला कर देते हैं। देन बायोकेमिकल कैरेक्टर्स प्रोवाइड इंसेक्ट रेजिस्टेंस एज वेल एज पेस्ट रेजिस्टेंस, मतलब बायोलॉजिकली और केमिकली, हम लोग बायोलॉजिकली कैसे हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं, केमिकली कई सारे फैक्टर्स म्यूटाजेंस दे करके हम लोग ये सारे चेंजेस करवा रहे हैं ताकि डिजीज और इंसेक्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज प्रोड्यूस हो। एग्जाम्पल, हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन, शुगर कंटेंट इन मेज लीड टू रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्टेम बोरर्स, मतलब अगर हमने ये सारी कंडीशन दी, बहुत ज़्यादा एस्पार्टिक एसिड दे दिया, बहुत कम नाइट्रोजन का लेवल दिया और शुगर हाई दे दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, डिजीज रेजिस्टेंट वैराइटीज डेवलप हो सकती हैं और स्टेम बोरर्स स्टेम नहीं बोर कर पाएंगे, ठीक है। नेक्टरलेस अगर हमने लीव्स प्रोड्यूस कर ली तो उनके पास डेवलप हो जाता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट दीज बोलवॉर्म्स। बोलवॉर्म्स मीन्स जो हमारे फॉर एग्जांपल कॉटन के बोल्स बनते हैं तो उसको बीच से खा लेते हैं, ठीक है, बोल्स को खा लेना बीच से। हमने अगर नेक्टरलेस स्मूथ लीव्स बनाई तो वो क्या करेंगे, बोलवॉर्म से रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे। ओके, थैंक यू।